स्वागत है। ये मोदी जी ने देश से 50 दिन मांगे थे और इन 50 दिनों में सरकार कहाँ सफल रही, कितनी असफल रही, इसका आकलन आज हम इस प्रोग्राम में करेंगे। और मेरे साथ दोनों वरिष्ठ पत्रकार अखिल और रितेश जी हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि सरकार किन पहलुओं पे सफल रही या बिल्कुल सफल नहीं रही, या किन पहलुओं को वो ठीक कर पाई। अखिलेश जी, आपका क्या टेक है इस पर? नहीं, 50 दिन तो पूरे हो ही गए हैं। सरकार की तरफ से मोदी जी ने एक वादा ही किया था कि 50 दिन देश के लोग उनको दे, और 50 दिन में नोटबंदी का जो है, जो एक तरह से सरकार की बड़ी योजना कही है उसको, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, तो 50 दिन में जो है सब चीज़ हरा भरा हो जाएगा, लगभग यही बयान था उनका। हालांकि किसी भी नीति को पूरा करने के लिए 50 दिन नाकाफ़ी होता है, लेकिन चूंकि अब प्रधानमंत्री जी अगर बोले थे तो 50 दिन अब लगभग पूरे हो गए, समाप्ति की तरफ है। और इस पर जो है मोदी जी बोलेंगे ही, देश को संबोधित करेंगे, संबोधित करते ही रहे हैं। लेकिन हमको जो लगता है कि 50 दिन में जनता की समस्या पैसे को लेकर आज भी लगभग बनी हुई है। अब ये बड़ा एक अजीब है। ये देखिए कि पहले जब उन्होंने 8 नवंबर को घोषणा की थी नोटबंदी की, तो केवल पुराने नोटों को बंद करने की बात थी कि 1500 के नोटों को बंद कर दिया जाए या उसको रद्द कर दिया जा रहा है। बाद में वो सारी बातें आ गई एक कैशलेस इकोनॉमी को लेकर। तो नोटबंदी के पीछे ये कहानी थी कि भ्रष्टाचार दूर हो, काला धन पकड़ा जाए और नकली नोट जो है निकल जाए, वो भी निकल जाए। लेकिन देखने को ये जो मिला, जो सरकारी आंकड़े ही आ रहे हैं, करीब 15.5 लाख करोड़ रुपए चलन में थे। उसमें से कोई जो आरबीआई का ही डाटा है, रितेश जी यही है ना जी, तो उसमें हमको लगता है करीब 14.5 लाख करोड़ रुपया लगभग सरकार के बैंक में जमा हो गए हैं। तो 1.25 लाख करोड़ रुपया जो है इकोनॉमी में अभी और घूम रहा है। तो इसमें एक चीज़ हमको अभी समझ में नहीं आया कि जो काला धन का जो मामला था, काला धन गया कहाँ। उम्मीद ये की जा रही थी कि 12 से 13 लाख करोड़ रुपया जमा होगा, बाकी 3 से 4 लाख करोड़ रुपए जो है नहीं लौट पाएंगे, जो इकोनॉमी में काला धन के रूप में जिसको हम इंगित कर रहे थे। तो ये फिर काला धन, जाहिर सी बात है कि काला धन का वो दूसरा रूप ले चुका है, बेनामी संपत्ति में, गोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन में, या जहाँ पर और संपत्ति के रूप में लोग दबाकर उसको रखे हुए हैं। अब मोदी जी ने ये भी, उन्होंने ये इस बात का भी की चर्चा की है कि भाई बेनामी संपत्ति पर भी प्रहार होगा, तमाम चीज़ें हैं। बाद में आता हूँ। वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीच में अपना स्टेटमेंट भी ये बदला था कि 15 लाख करोड़ नहीं 17 लाख करोड़ की पूंजी थी। नहीं, हमको नहीं, वो टोटल जो है 15.56 लाख करोड़ का पूरा जो है ये था, ये सर्कुलेशन में मनी 86%। हाँ, वो नहीं 86% तो वो था कि 1,500 के नोट जी, 1,500 के नोट 86% थे। ये करीब 15.5 लाख करोड़ रुपए में से है कि नहीं जी। तो अब उसमें ये है कि समस्या जस की तस हमको लगता है बनी हुई है। और कैशलेस इकोनॉमी की जो बात है, ये एक अलग फिर कहानी बन जाती है। मूल कहानी वहाँ है भ्रष्टाचार वाली बात और काला धन वाली बात। तो काला धन कितना इसमें इकट्ठा हुआ, जिसको लेकर पूरा जो है 50 दिन का प्रैक्टिस किया गया। हालांकि ये नीति कहीं से गलत नहीं थी, वो हमेशा जो है उसके लागू करने या उसके इंतजाम को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी। रितेश जी, सरकार बीच बीच में स्टेटमेंट्स, सरकार नहीं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी
बीच बीच में पॉलिसी अनाउंस करता रहा या स्टेटमेंट्स बदलता रहा। अब सुना ये जा रहा है कि 31 दिसंबर के बाद भी कितना नोट आदमी निकाल सकता है बैंक से, इस पे भी अभी कोई मतलब नीति स्पष्ट नहीं है। हो सकता है ये जो अभी जो लिमिट लगाई है ये आगे भी जारी रहे। तो ये क्या कोई स्ट्रैटेजी है इसके पीछे या सरकार इंडिसिसिव है? नहीं, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मोदी जी ने जो 50 दिन मांगे उसको एक डेडलाइन माना जाए। इसके बाद 31 मार्च तक भी जो है वो पैसे जमा करने की अवधि है। अर्थात कि आप अगर जो सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसमें है कि आप एफिडेविट देकर उन पैसों को जमा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो दरवाजा लगभग बंद हो गया। नहीं, वो तो एक दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। जहाँ तक काले धन की बात की जा रही है कि कितना काला धन आया, ये असेसमेंट तो बाद में होगा, क्योंकि काला धन सिर्फ रुपयों के शक्ल में नहीं है। बेनामी जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जो है इसी मुद्दे पर इसलिए समर्थन दिया कि शायद मोदी सरकार वापस जो बेनामी संपत्ति है उस पर कुछ हमला बोलेगी और उसको भी जो है इस जांच के दायरे में लाएगी। तो इन मुद्दों पर जो है नीतीश सरकार ने मोदी जी को समर्थन दिया था। इसके बाद जो रिजर्व बैंक के जो गाइडलाइंस आए तो सहूलियत के अनुसार से, क्योंकि इसका अंदाजा ना सरकार को था ना ही रिजर्व बैंक को था कि इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है उभर कर आएंगे, और लोगों की समस्याओं को देखते हुए, लोगों की ज़रूरत को देखते हुए जिस प्रकार से सरकार ने समझा कि हाँ भाई ये चीज़ें जरूरी होनी चाहिए या इन चीज़ों से फौरी लाभ मिल सके, मतलब इसका मैं तात्कालिक लाभ हम कह सकते हैं कि तात्कालिक लाभ लेने की दृष्टि से तरह तरह के जो है निर्देश जारी किए गए। हमने देखा कि लगभग 60 निर्देश लगभग आरबीआई ने डायरेक्शन जारी किए, 60 से ज़्यादा। और अब जो एक नई बात चली है वो एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमने ऐसा आम आदमी पार्टी की सरकार में देखा था कि वो लोगों से राय मांगना चाह रही है कि भाई इन मुद्दों पर लोगों की क्या राय है। एक प्रकार की ये पॉलिटिक्स, इसको गिमिक पॉलिटिक्स जी, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि इसी तरह की चर्चा जो है जी, अभी कल जो प्रधानमंत्री जी देश के कई अर्थशास्त्रियों को बुलाए थे, नीति आयोग के लोगों को, 8 लोगों से थे, उसमें भी लगभग मोदी जी ने यही बातें उन लोगों के सामने रखी कि आप लोग कोई ऐसा राय विचार रखिए जिससे आगे बेहतर काम हो। किस तरह की, चूंकि बजट आना है। हाँ, नहीं इसमें मैं एक बात, बजट को लेकर जो है परेशानी तो होगी। बजट को लेकर जो है, चूंकि बजट में अब इनको जो नोटबंदी को लेकर जो राजनीतिक छींटाकशी चल रही है तो उसको, इस पूरे खेल को ढकना पड़ेगा बजट में। अब बजट में क्या है, बजट में ज़रूर इनका पूरा फोकस जो होगा युवाओं को पर होना चाहिए। रोज़गार को लेकर ये ज़्यादा उसमें दिखाएंगे अपना कि हम इतने लोगों को रोज़गार देंगे, चाहे बहुत कल्याणकारी योजनाओं को ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात होगी, लेकिन युवाओं को फोकस करके रोज़गार की बात ज़रूर बजट पर ये डालेंगे जी। लेकिन इसमें अखिलेश जी मेरा ये कहना है कि जैसे आपने कहा कि युवाओं का, तो लगातार सरकार डिजिटल क्रांति की जो बात कर रही है वो युवाओं को ही मुख्यतः मतलब टारगेट किया गया है, क्योंकि मतलब आधी आबादी जो है एक माना गया है कि लगभग 30 से कम वर्ष की आयु की, तो डिजिटल क्रांति से ज्यादातर युवा जुड़े, युवा उद्यमी इस पे भी आते हैं जी। कल मैं एक अधिकारी का बयान सुन रहा था, वो कहीं किसी सेमिनार में शायद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की कोई बात नहीं है कि कितना पैसा आ गया, क्योंकि अब ये बैंक के पास आ गया है, अब इसकी छटनी होनी है कि किसने कितना कैसे जमा कराया। बिल्कुल। और क्या, तो अब कहने लगा कि ये जो सेकंड स्टेज है, एक बार पैसा आ गया है बैंकों में, अब वो कितना अकाउंटेबल है, अब इसकी छटनी होगी। तो इसके बारे में आपका? नहीं, छटने की जो बात है ये देखिए अलग, अभी तो मूल असेसमेंट ये होना बाकी है कि 50 दिनों में मोदी जी ने वादा किया था वो क्या हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ जी। ये अलग अलग सेक्टर के लोग, सेगमेंट के लोग, उनकी अपनी अलग अलग राय है। सरकार का भी असेसमेंट है, फिर कई एनजीओ का असेसमेंट है, विपक्ष दल वाले असेसमेंट भी कर रहे हैं, और आम जनता का भी अपना अलग असेसमेंट है जी। सच्चाई ये है कि दो तरह की बातें, अभी आपने एक बात कहा थी उसका डिजिटल वाली बात है। 70% लोग डिजिटल का उपयोग नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात कि इस नोटबंदी की वजह से रोज़गार, बहुत बड़ी संख्या में रोज़गार लोगों का गया है, खाली हुए हैं, बेरोज़गारी बढ़ी है।
इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं। नहीं, क्या वो परमानेंट फेस है या नहीं, परमानेंट वो आज ही माने आज की ही देन है। परमानेंट हम उसको नहीं माने, लेकिन उसको फिर परमानेंट करने में आपको करीब करीब एक लंबा गैप टाइम लग जाएगा उसको। तो आज जो हम सफ़र कर गए उसका तो उसके परिवार, पूरे समाज पर उसका असर पड़ना ही पड़ना है, देश पर भी असर पड़ना है। हाँ, एक चीज़ हमको लग रहा है इस पूरे प्रकरण में कि नोटबंदी के इस दौर में रेवेन्यू का कलेक्शन सरकार का बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स जो कल तक टैक्स नहीं देते थे, बहुत सारे आम लोग जो पैसा कमा कर रखे हुए होते थे, हो सकता है कि वो लोग टैक्स के दायरे में आए, टैक्स अपना कटाना शुरू करे, टैक्स दे, तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ सकता है। और हो सकता है इंटरनली सरकार का एक यह भी एम ऑब्जेक्टिव रहा हो कि इस तरह से हमारा टैक्स बढ़ जाए। अच्छा, इस बीच सरकार ने खुली घोषणा ये की थी कि वो डिजिटल मतलब डिजिटल इकोनॉमी को एक लीगली पुश कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में सरकार कितनी सफल रही? अब डिजिटल के बारे में हमको लगता है ज़्यादा ये डिजिटल रितेश में जी को कि हम लोग तो ज़्यादा डिजिटल वो सब नहीं उपयोग किए हैं, और डिजिटल का क्या है उसका अर्थशास्त्र ये हमको अभी समझ से। एक ये है कि सरकार की योजना जो है डिजिटल को लेकर, ये प्रगति मैदान नहीं, ये IG स्टेडियम में ही रविशंकर जी ने और प्रधानमंत्री ने एक नई घोषणा की थी कि हम इस पूरे देश को के हर माध्यम को, जो व्यवसाय का माध्यम है, जो कॉमर्शियल सेक्टर को और लघु उद्योग को, उसको हम कॉमर्स से जोड़ें। तो इसके लिए एक डिजिटल बेहतर माध्यम है, क्योंकि एक इसके माध्यम मतलब लोगों को थोड़ा सा शिक्षित करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है इसमें, क्योंकि ये जानना चाहूँगा जी कि इस प्रयास में कि डिजिटाइजेशन ज़्यादा हो जी और वो बहुत तेज़ी से बढ़े, जी इसमें सरकार इस दौरान 50 दिन के दौरान कितना सफल हुई? इसमें मेरा ऐसा मानना है कि सरकार की सफलता है आंशिक सफलता है, इसलिए कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो डिजिटल का कारोबार करती थी, जैसे पेटीएम की एक जो है वो चर्चा में लगातार है। इसके अलावा रिलायंस के जो है वो भी ई-वॉलेट जितने भी हैं वो भी चर्चा में है। तो बैंक्स ने भी जो है, यहाँ तक कि स्टेट बैंक ने बड नाम की एक योजना निकाली है, जिसके माध्यम की अब आपका जो है, आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ उस ऐप को डाउनलोड करना है और उसकी सुविधा को अवेल करें और उसको ही एक वॉलेट आप बना लें। इसमें जो एक चीज मुझे ये बात कहनी है कि जो डिजिटल फॉर्म की बात हो रही है, या इन 50 दिनों के असेसमेंट हम अभी कर रहे हैं कि 50 दिनों में मोदी सरकार की घोषणा के बाद क्या हुआ। तो मोदी सरकार के हम अगर शुरुआती कार्यक्रमों को देखें तो स्किल इंडिया पे प्रोजेक्ट था, और साथ में ये था कि आप आत्मनिर्भर बने, उद्यमी बने, इंटरप्रेनर बने। तो इस दिशा में मुझे लगता है, लेकिन उसमें दो तरह की बातें हैं। देखिए कि वो खेल किए नोटबंदी को लेकर आ गए कैशलेस इकोनॉमी पर। जी आपको बता रहे हैं कि नोटबंदी को लेकर और डिमोनेटाइजेशन की जो बात है, उन्हीं बीजेपी के ही एक अर्थशास्त्री हैं एस गुरुमूर्ति, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। उनका देखिए कि उन्होंने एक बार कहा था, बड़े अर्थशास्त्री हैं, दक्षिण भारत में रहते हैं लेकिन उनकी दिल्ली की पूरे बीजेपी में काफ़ी पकड़ है, धमक है। उन्होंने एक बार कहा था कि ये काला धन को रोकने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि रुपए का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए, विकेंद्रीकरण। उसका क्या मतलब? जी, विकेंद्रीकरण बहुत का बहुत मतलब बहुत ये अच्छा था शब्द आपने कहा जी, कि वो जहाँ जहाँ पर जितने राज्य हैं सब राज्य को पैसा अपना अपना चलन में सारे राज्य रखे। नहीं, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा विकेंद्रीकरण वो पे। जो है उसमें कि उस पैसे का दूसरे स्टेट का लोग फिर उसको उपयोग नहीं कर पाएगा, दबा नहीं पाएगा, चोरी नहीं कर पाएगा। उसके मूल में अर्थशास्त्र यही था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में भी, मान लीजिए नीचे स्तर तक जहाँ भी बन सकता है, अलग स्टेट्स करेंसी बने, स्टेट करेंसी बने। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में एक बात आती है कि जो हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम है, जिसमें मुखिया ब्लॉक लेवल पर उनको भी एक आर्थिक निर्भरता दी जाए, मतलब उनके पास भी एक ठीक है, डायरेक्ट पैसा जो है पंचायत लेवल पर नहीं भी जाते हैं, नहीं हो सकता है, तो मान लीजिए स्टेट विकेंद्रीकरण में वो भी बहुत, तो उससे क्या है कि मैंने एक थॉट है उनका, थॉट है, बढ़िया आइडिया है। लेकिन हमको एक चीज़ लग रहा है साफ, देखिए कि इस नोटबंदी के पीछे जो सरकार की मंशा थी वो मंशा पूरी नहीं हुई है, जब तक कि अभी उसके कई विंग खाली हैं। और नोटबंदी की मंशा उनकी पूरी
होने से ज़्यादा पर लोगों को परेशानी ज़्यादा बढ़ी है। और ये परेशानी जो है आज जो देश में कहीं भी बवाल या जिस तरह की बातें हो रही है, राजनीति इस पर छिड़ी हुई है, विपक्ष की राजनीति भी इस पर चली, चूँकि सामने में चुनाव है, जाहिर सी बात है कि चुनाव में हर आदमी इस नोटबंदी का लाभ लेना चाहेगा। बीजेपी सरकार में है तो बीजेपी भी चाहेगी कि हम इसका लाभ लें, और विपक्ष वाले भी इसको खंडित करना चाहेंगे। लेकिन नोटबंदी का बहुत बुरा असर लोगों पर पड़ा है। रितेश जी, अब लाइनें कम हुई हैं आपके हिसाब से या नहीं? जी, एटीएम में लाइनें घटी हैं क्योंकि हाँ। क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया है कि भाई सिर्फ अब जब कैशलेस इकोनॉमी की बात है तो लोग अब थोड़ा सा एक जागरूक हुए हैं कि हम उस एटीएम कार्ड का या डेबिट कार्ड का या इंटरनेट जो वॉलेट ई वॉलेट है सबसे बड़ी इसमें बातें हुई है। इसका प्रयोग करने लगे हैं। हाँ, दूसरा एक जो आपने जो बात कही कि समस्याओं का कि मोदी जी के नोटबंदी के लागू होने के बाद जो है वो 50 दिनों में वो समस्याएं अभी मूलभूत है, तो लघु उद्योग जो है और कुटीर उद्योग इस पे बुरा असर पड़ा है क्योंकि नहीं, ये बहुत बड़ा असर ये पड़ा है। बुरा असर बहुत पड़ा बड़ा है। असर मैंने पड़ा कहा है। बुरा असर पड़ा है और हमारे वो देश इसलिए का क्योंकि ज्यादातर ये कुटीर उद्योग जो है किसानों वो पर उसका असर वो पड़ा बीमारू है। प्रदेश में बीमारू प्रदेश बिल्कुल, और बीमारू बिल्कुल, प्रदेश बिल्कुल। डिजिटली उतना एडवांस नहीं बिल्कुल, है और ये एडवांस नहीं है मोदी जिसकी जी, वजह से उनकी इसका नुकसान सरकार उठाना पड़ा। जवाब रखेगी, चाहे उनका क्या फायदा मिला, कितने काला धन आए, कितने नकली नोट पकड़े गए। सरकार ये 50 दिनों के बाद फिर असेसमेंट होगा उसके बाद नहीं, 50 दिन तो हो गए। आज मतलब 50 अब दिन सरकार जब अब नया हाँ, जो 50 दिन नई घोषणा जो भी करेगी बोलेगी। तो हो सकता है नए साल में कुछ इस पे कुछ हो चलिए, सकता है इनामों की बरसात भी हो। ये 50 दिन सरकार के कैसे रहे इसके बारे में हमने खुल के इसका विश्लेषण किया। इसका और भी कई एस्पेक्ट है जो भी आने वाले वक्त में सामने आएंगे कि देश को इसका कितना फ़ायदा हो पाया इस पॉलिसी का, और आने वाले वक्त में ये पॉलिसी और जो निर्णय होने वाले हैं उससे कैसे सिंक्रोनाइज करती है, कैसे मेल उसका होता है। इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।